आज है हमारा थर्ड लेसन जिसमें हम बात करेंगे पश्चिमी मध्यकालीन इतिहास के लेखन पर। देखिए, यदि इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन दे तो इसमें क्या है कि धर्म की प्रमुखता पर बल दिया गया है, जिसमें चर्च और पोप जो दोनों की महत्व भूमिका के बारे में बताया गया है। इसमें सेकंड चीज़ क्या हुई है कि जो जितनी भी घटनाएं घटी है उनको व्यवस्था के अनुसार, कालक्रम के अनुसार उनको वर्णित किया गया है। राजकीय दृष्टिकोण को भी इसमें जो शासकों और उनकी नीतियों को केंद्र में रखा गया है। नैतिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जिसमें अच्छे और बुरे कार्यों को अलग से वर्णित किया गया है। ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं इस टाइम पे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, जैसे द सिटी ऑफ गॉड सेंट ऑगस्टाइन द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, लेसन में। यदि इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इसमें हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे इसमें सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, फिर जो ईसाई इतिहास लेखन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें की परिवर्तित संकल्पना और इतिहास लेखन, इतिहासकार और उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका सारांश और फिर अभ्यास भी देखेंगे, ठीक है। अब यदि इसकी प्रस्तावना की बात करें तो देखो, इसमें दो शब्द आए हैं, हिस्टोरिया और क्रोनिका। ये है क्या? ये दो शब्द है। यदि इनकी बात करें, देखिए इसकी यदि बात करें हिस्टोरिया की, तो क्रम निर्धारण के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, ठीक है ना। और हिस्टोरिया सत्य का कथन था, जिसमें यदि हिस्टोरिया शब्द औपचारिक रूप से घटनाओं के वर्णन के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है ना। जो भी घटनाएं घटी है उनका वर्णन करने के लिए हिस्टोरिया शब्द को प्रयोग किया जाता था। इसमें सत्य का आभास होता था, जो घटनाएं घटी उनको सत्य के तौर पर लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। क्रम का निर्धारण होता था, जो जिस टाइम पे जो घटनाएं घटी है उनको उसी टाइम पे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हिस्टोरिया से रिलेट करती हैं। उसके बाद यदि क्रोनिका की बात करें तो ये देखिए, क्रोनिका के रूप में जो अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, जिसमें इतिहास को हिस्टोरियोग्राफी या विगत व्याख्यात्मक क्रोनिकल का अर्थ दिया गया है। इतिहास लेखन ने कथाओं के माध्यम से जो क्रोनिका में भी शामिल की थी, ठीक है ना, वर्तमान और अतीत के संबंध को बौद्धिक प्रतिनिधित्व के साथ जोड़ा है। ईसाई इतिहास लेखक प्रारंभ से ही गहरे रूप से तथ्यों के सही विभाजन, सत्य क्रमबद्धता, दिन काल आदि से संबंध रहे हैं। देखिए, यदि क्रोनिका की मोटी मोटी डेफिनेशन दे तो इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि समय के क्रम में जो घटनाएं घटी हैं उनका सीधा और निरंतर निरंतर जो रिकॉर्ड है उसको देना, ठीक है ना। घटनाओं को कालक्रम के अनुसार एक खाता होता था जिसमें दर्ज की जाती थी। आमतौर पर जो ये घटनाएं लिखी जाती थी वो टाइम के अकॉर्डिंग लिखी जाती थी, और इसमें ज़्यादा गहरे विश्लेषण नहीं होते थे, ना ही व्याख्या होती थी, ठीक है ना। इन्हें बस आधुनिक टाइमलाइन का पूर्ववर्ती माना जा सकता है। यदि बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि तथ्यों को सरल और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, ना कि गहरे विश्लेषण करके। तो ये हमारे हिस्टोरिया और जो है जो क्रोनिका है, दोनों शब्द क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। देखिए, अब हम बात करेंगे ईसाई इतिहास लेखन के बारे में। यदि इसमें देखें तो देखिए, ईसाई इतिहास सार्वभौमिक इतिहास थे जो सामान्य उद्देश्यों से इसलिए लिखे जाते थे कि वे बाइबल इतिहास को कालक्रम के अनुसार जोड़ सकें, जिसमें वृद्ध ईसा पूर्व का इतिहास शामिल है। वृद्ध ईसा पूर्व की बात करें तो ये क्या है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उससे जन्म के पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम वृद्ध ईसा पूर्व का इतिहास मानते हैं। मतलब ईसा मसीह के जीवन से पहले का जो समय है वो इसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है ना। और समकालीन यूरोप का राजनीतिक विकास जो मुख्य रूप से वृद्ध सामंती जमींदारी और राजशाही के निर्माण से संबंध था, उसने अपनी इतिहास पर भी छाप छोड़ी है, ठीक है ना। ये बात करें, ईसाई और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया है, ठीक है। और मोक्षवादी इतिहास का केंद्र बिंदु निर्धारित करते हुए राजनीतिक सत्ता के नव निर्माण को भी संदर्भित किया है, ठीक है। उसके बाद देखो, ओटो ऑफ फ्रेंजिंग, जिसने विश्व इतिहास को द टू सिटीज नाम से लिखा है। यदि इसमें ये टू सिटीज नाम का जो ये वर्ड आया है, इसमें टू सिटीज की बात करें तो ये देखो, जो ओटो ऑफ फ्रेंजिंग थे ये जर्मनी इतिहासकार थे। यदि इनके बारे में बात करें तो उन्होंने 12वीं शताब्दी में इतिहास लिखा था, और उन्होंने विश्व इतिहास को द टू सिटीज़ के नाम से लिखा था।
जो 1146 ईस्वी में पूरा हुआ था। यदि हम दो टू सिटीज़ की बात करें तो इसमें दो शहरों की कहानी बताई गई है, जिसमें द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है ना, और द सिटी ऑफ मैन। ये दो शहर थे दुनिया के इतिहास में जो एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते हैं। यदि सिटी ऑफ गॉड की बात करें तो इसमें चर्च, जो गॉड का प्रतिनिधित्व है वो चर्च के द्वारा किया गया था, जबकि द सिटी ऑफ मैन में जो पृथ्वी के राजा होते थे उनके द्वारा द सिटी ऑफ मैन का प्रतिनिधित्व किया गया है, ठीक है ना। और इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे चर्च और राज्य के बीच संघर्ष चलता रहा, और दुनिया के इतिहास में जो कि ये सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ मैन एक प्रमुख विषय बन गए, ठीक है ना। तो सिटी ऑफ क्या गॉड क्या है, ये दो ग्रंथ क्या है कि जिसने मध्ययुगीन इतिहास लेखन को प्रभावित किया है और जिसने चर्च और राज्य के बीच जो संबंध थे उन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है ना, जो दोनों ने क्या है इतिहास को एक बड़े पैमाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यदि आगे बात करें तो यहाँ पर दो कालक्रम पद्धतियों ने प्रभुत्व जमाया, जिसमें निर्वाण युग और राज्यों का पंजीकरण तथा शासकों के और कई इतिहासकारों ने इन तत्वों में क्या है कथात्मक और तथ्यात्मक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है, और इससे प्राकृतिक परिवर्तन और इतिहास की जो अल्पकालिक प्रकृति में विश्वास को बढ़ाया है, क्योंकि जो धरती पर जो भी वस्तुएं समय के द्वारा निर्देशित होती हैं, ठीक है ना। और मध्यकालीन इतिहासकारों के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन मुख्य रूप से राज्यों तथा शासकों के चक्रीय विकास और पतन से संबंधित रहा है, कि जितने भी शासक हुए हैं, जो जिस राज्य में जो भी शासक हुए हैं उनका विकास और उनका पतन है ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और उसके बाद देखिए अतीत की मध्ययुगीन संकल्पना की बात करें तो ये एक तरफ तो पूरी तरह व्यक्तिगत संदिग्ध यहाँ तक कि विरोधाभासी थी, जो एक तरफ तो एक ऐतिहासिक विकास में मिश्रित विश्वास और दूसरी तरफ उसकी अपरिवर्तनीयता, युगीन बदलाव और एक ही समय में उसकी निरंतरता और ऐतिहासिक परिस्थितियों से संबंधित थी, ठीक है ना। तो ये क्या है, अतीत के सही ऐतिहासिक चित्रण में विफल रही, तथापि कालक्रम निर्धारण के जांच पर बल देने के कारण यह समझ पूरी तरह से कालविहीन की जा सकती है, ठीक है ना। प्रत्येक बीती हुई घटनाओं पर विशिष्ट व्यक्तिगत अर्थ देने में विफल रही है। अतीत को विकास के रूप में समझा गया है, स्थायी अतीत को, ठीक है ना। इसने अपने समय के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम का वृहद प्रयोजन उत्पन्न किया है, जो किसी तरह से भी विरोधी प्रवृत्ति के विरुद्ध नहीं था, और उनके कालक्रम को घटनाओं को विषय के साथ जोड़ा गया है। अतीत की मध्ययुगीन संकल्पना के लिए भी भौमिक अस्तित्व का एक प्रमुख भाग है ये भी। तो यदि इस टॉपिक का मोटा मोटा विश्लेषण करें तो इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें धर्म की प्रमुखता पर बल दिया गया है, जिसमें ईसाई और चर्च का महत्व है, ठीक है ना। कालक्रम के अनुसार व्यवस्था की गई है इसमें, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। नैतिक दृष्टिकोणों की बात की गई है, जिसमें अच्छे बुरे कार्यों का वर्णन किया गया है। राजकीय दृष्टिकोण की बात की गई है। ये राजकीय दृष्टिकोण क्या है मैं फिर से बता देती हूँ, जिसमें राजकीय दृष्टिकोण का ईसाई इतिहास लेखन में राष्ट्रीय दृष्टिकोणों का पालन किया जाता है, जिसमें शासकों और उनकी नीतियों को केंद्र में रखा जाता है। इसमें बाइबल की व्याख्या की गई है, ठीक है। चर्च की भूमिका, बाइबल की व्याख्या है ना, चर्च की भूमिका की गई है, और इसमें संतों और मत्स्यरों की कथाओं का महत्व है, जिसमें उनके जीवन और मरण का वर्णन किया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं ईसाई इतिहास लेखन में, तो आप ये कर सकते हैं टॉपिक। तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। अब देखिए इसमें बाइबल को मध्य युग में सिर्फ ईसाई धर्म के प्रसार के शाब्दिक वर्णन के रूप में ही नहीं देखा गया, बल्कि ईसाई इतिहास के आध्यात्मिक भाग के रूप में भी देखा गया है। देखिए यदि बाइबल की बात करें तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन, उसकी शिक्षाएं, ठीक है ना, और उसके जो अनुयायी थे उनके बारे में क्या है इसमें वर्णन दिया गया है। बाइबल को दो भागों में बांटा, जिसमें पुराना नियम और नया नियम,
ठीक है ना। पुराना नियम की बात करें तो ईसा मसीह के पहले के समय में के बारे में वर्णन है, जिसमें यहूदी लोगों के इतिहास, उनके कानून, उनके जो कहानियाँ थी वो शामिल है। इसमें 39 पुस्तकें हैं जिसमें, ठीक है ना, जिसमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे उत्पत्ति, व्यवस्था, लेविटिक्स, संख्या, द्वितीय व्यवस्था, न्याय और रुथ, बहुत सारी हैं मतलब। और इसमें नए नियम की बात करें तो इसमें क्या है, नया नियम ईसा मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। ईसा मसीह का जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनके अनुयायियों के अनुभव, ये पुस्तक स्थायी पुस्तक है ये शिक्षा, ठीक है ना। ये स्थायी पुस्तक हैं जिनमें कुछ प्रमुख है जैसे मती, कुरक, लूका, योहन, अधिनियम, रोमियो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी पुस्तक हैं। तो बाइबल क्या है, हमने यदि इसके बारे में मोटा मोटा बताए तो जो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन और उसकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है और ईसाई के लिए एक मार्गदर्शक है, ठीक है ना, जो उन्हें अपने जीवन को ईसा मसीह के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमारा बाइबल वाला भी टॉपिक यहाँ कवर हो जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि समय की परिवर्तित संकल्पना और इतिहास लेखन, इसके बारे में बात करते। और यदि देखो समय की परिवर्तित संकल्पना और इतिहास लेखन की बात करें तो मध्य युग के इतिहास लेखन के कार्यकाल में यह एक आवश्यक तत्व है कि जो आध्यात्म विद्या और मध्ययुगीन इतिहास से उत्पन्न हुई है, और जो यह काल पूरी तरह से संसारिक बन गया था, क्योंकि यह है जो सीधे संरचना से संबंधित था और निर्माता के द्वारा निर्मित का सार था, अनंतता के विरुद्ध स्थित था, जो ईश्वर की तरह कालविहीन और अचल है। यह समय की भौमिक अनंतता 12वीं शताब्दी में आरंभ अनंत की छाया के रूप में वर्णित है, ठीक है ना। यदि देखो इसकी बात करें तो ये क्या कि मध्यकालीन जो पाश्चात्य इतिहास लेखन का जो समय है वो शुरुआती दौर में तो देवीय था, ठीक है ना, देवीय काल पर आधारित था, जहाँ तक ईश्वर की इच्छा को ही माना जाता था सर्वोच्च, ठीक है ना। उसके बाद में संसारिक कालक्रम में बदल गई है, जिससे कि घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखना संभव हो गया था, ठीक है ना। इतिहासकारों ने, शासकों ने चर्च तथा जो महत्वपूर्ण घटनाओं है उन पर ध्यान केंद्रित किया, नैतिक शिक्षा के साथ साथ तथ्यों को भी शामिल किया, जिससे कि इतिहास लेखन में मौलिकता आई, ठीक है। देखो यह आ रहा कि कालक्रम की संकल्पना के विकास में और इतिहास के कालपथ में गणितीय अनुक्रम के रूप में भी यह महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो इसके बाद काल इतिहास लेखन का एक प्रमुख अंग बन गया, जिसमें अपने कालक्रम की भूमिका में सेंट ऑफ विक्टर ने ऐतिहासिक तथ्यों के 3 विशिष्ट परिस्थितियों का नाम दिया। तथ्यों का ज्ञान 3 पक्षों पर निर्भर करता है, और ये 3 तथ्य कौन कौन से हैं देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए वे कार्य, ठीक है ना, स्थान जहाँ पे वे किए गए हैं, और काल, ठीक है, काल वे कब किए गए हैं। तो क्या है कि किस व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं, किस स्थान पर किए गए हैं, और किस काल में किए गए हैं, टाइम पीरियड को भी मतलब जोड़ना इम्पोर्टेंट हो गया था, ठीक है। और विशिष्ट मध्ययुगीन आंखें में चारों के आधार पर निर्धारित की गई है। स्थान, काल और इतिहास मध्ययुगीन विषय वस्तु के द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि काल की गणना की समय सारणी से आरंभ हुआ है ना। काल की समय सारणी जो कि इम्पोर्टेंट हो गया था कि किस टाइम पे कौन सी घटनाएं घटी है, तो वो टाइम पीरियड को नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था इस टाइम पे आते आते। और मध्ययुगीन बौद्ध में कालक्रम तथ्य कथा के रूप में देखे गए हैं, परिणाम स्वरूप कालक्रम बन गए। तो कालक्रम को इम्पोर्टेंट माना गया और कालक्रम के अनुसार ये घटनाओं का वर्णन किया गया, ठीक है। देखिए यदि मोटा मोटा इस टॉपिक के बारे में बताए तो ये क्या है कि मध्यकाल के शुरुआती समय में तो जो इतिहास लेखन था वो चर्च और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था, ठीक है ना। समय को ईश्वर के एक अटूट और अपरिवर्तनीय योजना के रूप में देखा गया है, जो कि इतिहास का अंतिम लक्ष्य होता था, ठीक है, जिसको स्वर्ग का या फिर ईश्वरीय का काल कहा गया है। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे चेंज हो गया, और ईसाई परंपरा और अरब यूनानी संपर्क के प्रभाव से इतिहासकारों ने समय को एक रैखिक श्रृंखला के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसमें घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना संभव हो गया था, और जो कि आज के इतिहास का भी आधार बना हुआ है। जो जितनी भी घटनाएं हैं उनको समय के अनुसार ही दर्ज किया गया है आज के इतिहास में भी, ठीक है ना। भौगोलिक अन्वेषण का प्रभाव
कि 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजें शुरू हो गई थी, जैसे कोलंबस की यात्रा, ठीक है ना। यूरोपीय लोगों की दुनिया को समझ को भी बदल दिया इसने। इतिहास को एक व्यापक और बहु महाद्वीपीय के रूप में देखना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसका मध्यकालीन इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है, यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें कि धार्मिक शिक्षाएं देना, नैतिक उपदेश देना, शासक जो राजा होते थे और जो चर्च है उनकी महिमा का वर्णन करना। इसमें अक्सर घटनाओं के कारणों को गहरी छानबीन तो नहीं थी, लेकिन देवीय इच्छा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और जो शासक होते थे उनका वर्ग होता था, सैनिक होते थे, उनके उनके सैनिकों के द्वारा जो अभियान चलाए जाते थे, दरबार चर्च में जो भी कार्य किए जाते थे, और संतों का जो जीवन होता था, है ना, उस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। आम लोगों के जीवन को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता था इसमें। और ये सब क्या है कि इसके उद्देश्य हैं, इतिहास लेखन के उद्देश्य, ये सारे उसके उद्देश्य के अंदर आ जाए। और यदि हम इसमें ईसाई जो इतिहास उसमें प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इसमें एक बाइबल जो प्रमुख ग्रंथ था, जिसमें ईसा मसीह के जीवन के बारे में बताया गया है, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा द सिटी ऑफ गॉड जो सेंट ऑगस्टाइन द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। उसके अलावा एक और है हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका, यूसेबियस द्वारा लिखा गया था ये, ठीक है ना, ये ग्रंथ। और यदि सेंट ऑगस्टाइन द्वारा इस ईसाई इतिहास के प्रमुख इतिहासकार के रूप में माने गए हैं, वो है ना, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है इतिहासकार और उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे उनके बारे में बताएंगे। देखिए, पश्चिमी इतिहासकार थे जो उनके कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि सेंट ऑगस्टाइन की बात करें तो वो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, जिन्होंने 354 से लेकर और 430 ईस्वी तक उनका टाइम पीरियड था। उन्होंने द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक की रचना की थी, जो मध्य युग के इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा ओरोसियस जो 5वीं शताब्दी में जिनका टाइम पीरियड है, उन्होंने हिस्टोरिया एडवर्सर्स पगानोन्स नामक पुस्तक की रचना की गई, जो मध्ययुग के इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके अलावा एक और हैं गैर्गी ऑफ टूर्स, जिन्होंने फ्रैंक रोम नामक पुस्तक लिखी, ठीक है ना, जो ये भी मध्ययुग के फ्रांस के इतिहास के ऊपर हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेडे हिस्टोरिया एक्लियास्टिक जेंटिस एंगारोम नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, जो मध्य युग में इंग्लैंड के इतिहास से रिलेटेड। देखिए, मध्ययुगीन यूरोप में ऐतिहासिक परंपरा का महत्वपूर्ण संग्रह, जिसमें संत का संप्रदाय, पूर्वजों का सम्मान, है ना, इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान लिया है। मध्ययुगीन यूरोप में राजनीतिक समूह अतीत के रूप में परंपराओं को पुष्ट करने लगे हैं। बहुत सारे इन राजनीतिक समूहों के शासक भावी पीढ़ियों को जन्मजात परंपरा को प्रदान करते गए हैं, जिसमें व्यवहार का प्रतिमान और साथ ही साथ परंपरागत समूहों का ढंग से और संबंधित बोध शामिल हैं। और इसमें देखिए मौखिक कथाएं जो कि बोलकर बताई जाती थी, उनका लेखा करती हैं, जिस पर विश्वास कथा करने वाले की प्रामाणिकता और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता था कि जो भी ये कथा कहेगा, जो भी बताएगा, वो बातें उसकी प्रामाणिक हैं या नहीं, वो उसकी स्थिति पर, उसकी सामाजिक स्थिति पर ही निर्भर होती थी। क्योंकि जो भी मौखिक कथाएं होती थी वो कोई भी कुछ भी बोलकर बता सकता था, क्या पता कि पिछले टाइम पे क्या हुआ है, ठीक है ना। यदि उसका कुछ लिखित में कुछ साक्ष्य प्राप्त है या फिर कुछ स्रोत हैं हमारे पास, तो वो है कि ये पुराने टाइम के लिखे गए स्रोत हैं, उनके आधार पर ये बात बता रहा है। और मौखिक रूप से तो ये है कि मनगढ़ंत कुछ भी कहानियाँ भी सुना देते थे, तो ये उसकी सामाजिक स्थिति पर ही निर्भर करती है कि वो ये बात प्रामाणिकता के साथ कह रहा है या नहीं कह रहा है, ठीक है ना। और फिर देखो धीरे धीरे विविध और वृद्ध स्रोतों के प्रति झुकाव हो गया, जिसमें टाइम को महत्व दिया गया, ठीक है ना, जिसमें टाइम के अनुसार ही घटनाओं का वर्णन किया जाने लगा था, ठीक है। देखिए, ये आ भी गया कि समय की विविध कालक्रमीय रूपरेखा ग्रहण की और उन्हें उनके स्रोतों से प्राप्त हुई, ठीक है ना। और यदि हम इस टॉपिक की मोटी मोटी डेफिनेशन दें तो कि राजाओं द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए इतिहासकारों के द्वारा,
तो इसमें क्या है कि धर्म की प्रमुखता पर उन्होंने बल दिया था कि कौन सा धर्म था, है ना। जो ईसाई धर्म था उसको केंद्र में रखा गया, चर्च को केंद्र में रखा गया, सांसारिक जीवन के बारे में बताया गया है, कालक्रम के अनुसार घटनाओं को वर्णित किया गया है ना। इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इतिहासकारों ने। राजकीय दृष्टिकोणों का पालन किया गया। उस टाइम पे जो ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में बताया, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं और चर्च का प्रभाव, जो कि चर्च के प्रभाव के बारे में बताया, उसके महत्व के बारे में बताया, है ना। और नैतिकता पर बल दिया, जिसमें कि अच्छे बुरे कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सब है जो इतिहासकारों द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए, उनको लिखा गया, उनको ग्रंथों में उतारा गया है। अभी अभी मैंने बताया कि बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है। सेंट ऑगस्टीन, ओरियस, गेर्गियोफ टूर्स, बेडे, है ना, आइनहार्ड, ओटो फ्रांजिंग। तो ये बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं इस टाइम पे जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, ठीक है ना। तो ये उनके द्वारा किए गए कार्य थे, ठीक है। अभी यदि इसके सारांश की बात करें तो ये सारांश में मोटा मोटा निचोड़ है इस लेसन का। देखिए, मध्ययुगीन विषयों में इतिहास लेखन की परंपरा के विकास के बारे में वर्णन किया गया है, जो हमने पढ़ा है। यूरोप में इतिहास लेखन चर्च के इतिहास से शुरू हुआ। इन इतिहासों में काल की संकल्पना थी, ठीक है ना, जो अपरिवर्तित थी। यह धीरे धीरे देवीय काल था, धीरे धीरे काल की संकल्पना में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। धीरे धीरे सांसारिक की तरफ बढ़ता चला गया देवीय से, और फिर पूर्व ईसाई परंपरा से प्रभावित होकर इतिहासकार अधिक सांसारिक शब्दों में काल को समझने लगे, जिसमें उन्होंने कालक्रम के अनुसार घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद है इतिहास लेखन में कालक्रम को संभव बना दिया, ठीक है। कालक्रम ने के द्वारा इतिहास लेखन को संभव बना दिया कि जिस टाइम पे जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं का उसी टाइम पर वर्णन करना। तो कालक्रम के अनुसार ये घटनाएं जो है आसानी से समझ आने लगी, पता चलने लगा कि किस टाइम पे कौन सी घटनाएं घटी थी। अरब और यूनान की दुनिया से संपर्क से अलग प्रभाव आया, जिससे मध्ययुगीन इतिहास लेखन प्रभावित हुआ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि कवर हो चुका है। अब इसके कुछ देखिए अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, अब इनको और कर लेते हैं मोटा मोटा कि ये प्रश्न क्या है। देखो, मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है कि आप लोगों को ये लेसन समझ आ जाए, और आई होप कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं एक बार ये क्वेश्चन और मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ, तो आप इससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम हमारा पहला प्रश्न करते हैं। तो जो मैंने ना आप लोगों को ना ये लेसन कवर करवाने की कोशिश करी है, आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। और यदि ये समझ अब भी नहीं आया तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक बार मैं इनको भी कवर करवा देती हूँ, तो इससे भी थोड़ी सी समझ बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि कौन से प्रश्न में क्या चीज़ लिखनी है। तो एक बार देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि पश्चिम में मध्य युग में काल की परिवर्तित संकल्पना पर विमर्श करें। इतिहास लेखन को इसने किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए, यदि इस प्रश्न की बात करें तो मैंने पीछे भी कवर करवाया है। ये देखिए, जो मध्यकालीन इतिहास लेखन की समय संकल्पना शुरुआती दौर में देवीय काल पर आधारित थी, ठीक है ना। देवीय काल पर आधारित थी, जहाँ पर ईश्वर की इच्छा को ही सर्वोच्च माना जाता था। लेकिन बाद में ये क्या है, परिवर्तित हो गई, ठीक है ना, और इसे ईश्वरीय से सांसारिक कालक्रम में बदल गई, जिसमें घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखना जरूरी हो गया था, ठीक है ना। और जिसमें इतिहासकारों ने शासकों, चर्च के जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उनको ध्यान में केंद्रित करते हुए, और इसमें नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ तथ्यों को भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बाद में बदलाव आ गई थी, इन सब चीज़ों में बाद में बदलाव आया, ठीक है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो मध्यकाल का शुरुआती समय है उसमें चर्च और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है वो टाइम, ठीक है ना। और इस समय को ईश्वर के एक अटूट और परिवर्तनीय योजना के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर ईश्वर का अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग, यानी ईश्वरीय काल। इतिहास का जो अंतिम लक्ष्य है, सॉरी मैं गलत बोल गई, जहाँ पर इतिहास का अंतिम लक्ष्य है कि स्वर्ग, क्योंकि ये क्या है, ईश्वरीय इच्छा को ही महत्व देता है।
उसके बाद फिर ये संसारिक सुखों की ओर बढ़ने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, ईसाई परंपराओं और अरब यूनानी जो संपर्क हैं उनके प्रभाव इतिहासकारों ने एक रैखिक श्रृंखला के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसमें घटनाओं के कालक्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो घटनाएं घटी हैं उनको उनके काल के अनुसार लिखा जाना चाहिए। ये सब हैं चीज़ें जो हैं हम पीछे कर चुके हैं कि पश्चिमी मध्यकाल के मध्य युग के काल में जो भी परिवर्तित संकल्पनाएं हैं वो क्या क्या हैं। और देखिए, मध्यकालीन इतिहास लेखन को प्रभावित करने की बात करें तो इसने जो धार्मिक शिक्षा देना, नैतिक उपदेश, शासकों के महिमाओं का वर्णन किया है। ठीक है ना, उनके जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताया है, दैवीय इच्छा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये सब इन सब चीज़ों से उन्होंने क्या है कि इतिहास लेखन को प्रभावित किया है। शासक वर्ग, सैन्य अभियान, ठीक है, विजय दरबार और चर्च के कार्य, संतों के जीवन हैं, ठीक है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। और उसके अलावा बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके बारे में बताया है, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे उनके बारे में बताया है। ठीक है, ऐतिहासिक बदलाव के प्रति जागरूकता भी कम हुई है इस टाइम पे। मध्यकाल में बाहरी प्रभाव और नए स्रोतों के कारण जो भी बदलाव हुए हैं उनसे क्या है कि पूर्व युगों को अपने युग से अलग समझने की कोशिश की है, जिसके द्वारा आधुनिक इतिहास लेखन का मार्ग फिर प्रशस्त हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पीछे भी कर ली है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ईसाई इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी लिखें। देखिए, यदि इस ईसाई इतिहास पर एक टिप्पणी की बात करें तो ये जटिल और विविध विषय है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन, उनकी शिक्षाएं, उनके अनुयायियों के अनुभव का वर्णन किया है। हमने पीछे भी ये कवर किया है ये, तो मोटा मोटा यहाँ भी बता देती हूँ कि ईसाई इतिहास को कई भागों में बांटा है। हमने पढ़ा था प्रारंभिक ईसाई धर्म, जिसमें ईसाई धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। और इसमें पैट्रिस्टिक काल की बात करें तो ईसाई धर्म के जो प्रारंभिक जो नेता हैं उनका टाइम, उन्होंने ईसाई धर्म को आकार देने में कैसे मदद की है। उसके बाद मध्ययुगीन ईसाई धर्म, जिसमें ईसाई धर्म का विकास और विस्तार के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आधुनिक ईसाई धर्म, ठीक है ना, आधुनिक ईसाई धर्म के विकास और विस्तार को किस तरह से महत्व दिया गया है, इन सब के बारे में। और ईसाई इतिहास को समझने की कोशिश की गई है। तो इन सब के जरिए आप ईसाई इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ईसा मसीह के जीवन, उनकी शिक्षा, उनके अनुयायियों, उनके दृष्टिकोण, चर्च के प्रभाव, इन सब को इस प्रश्न में आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा थर्ड प्रश्न है, मध्ययुगीन यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार और उनके कार्यों पर एक टिप्पणी लिखें। देखो, हमने ये प्रश्न भी पीछे कवर किया है, तो एक बार यहाँ भी बता देती हूँ मैं आपको। मध्ययुगीन यूरोप में कई महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे सेंट ऑगस्टाइन, ठीक है ना, उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ था उनका बताओ? द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उसने ईसाई धर्म के दृष्टिकोणों का व्याख्या की थी। उसके अलावा गैगरी ऑफ टूर्स, ठीक है ना, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी बताओ? हिस्टोरिया फ्रैंकमोन, ठीक है ना, जिसने फ्रांस के इतिहास को, जो उस टाइम पे घटनाएं घटी थी, उनके जो महत्वपूर्ण स्रोत थे उनके बारे में बताया है। ठीक है ना, उसके अलावा बेड़े हुए हैं जिन्होंने हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिक नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के शासकों और उनकी नीतियों के बारे में बताया है। उसके अलावा एनहार्ड वीटा क्रोली मैग्नी नामक पुस्तक इन्होंने रचना की थी, जिसमें उन्होंने चार्ल्स मैग्ने के जीवन के बारे में बताया है ना, उनकी नीतियों का वर्णन किया है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिनको हमने लेसन के अंदर कवर कर लिया है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, ठीक है ना, वो भी बताए हैं। चर्च के प्रभाव के बारे में बताया है, सांसारिक जीवन के बारे में बताया है, ईसाई धर्म के बारे में बताया है, बाइबल पुस्तक के बारे में बताया है। तो ये सब जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न इस प्रश्न में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं।
तो अब हमारा ये लेसन यहीं पे कवर हो जाता है। तो अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट लेसन करेंगे कल। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।